So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to start the कारो। हम कारो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले इतने कमेंट आ गए हैं इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर पर्सन शिव कुमार जी है, वो तो कमेंट कर ही जा रहे हैं कि यार भाई कारो लेकर आओ, कारो लेकर आओ। और मैंने भी मस्ती में बोल दिया था कि कारो स्टार्ट होने वाला है। अब पॉइंट ये है कि इच्छा ये थी कि जैसे प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन सारे ख़त्म कर लिए, कंपनी ऑडिट के भी क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं एंड देन फिर जो है कारो स्टार्ट करते हैं और फिर कारो GST ऑडिट ये सब चलेगा, 3CD ये सब चलेगा। अब पॉइंट ये है कि जब कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन करने हैं तो पहला वीडियो अपलोड करने का जब दूसरा वीडियो में देखा तो मैंने देखा कि यार उस पर्टिकुलर स्कैनर में जो रवि अग्रवाल सर की स्कैनर है उन्होंने प्रॉपर्ली बाइफरकेशन नहीं करके रखा है जैसे पंकज गर्ग सर करते थे। इन द सेंस कि उन्होंने कंपनी ऑडिट में डिविडेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट, शेड्यूल 3 सब डाल दिया रवि अग्रवाल ने। पॉइंट ये है कि हमारे जो पंकज सर थे उन्होंने बाकायदा सेपरेट बता के रखा है कि तुमको कंपनी ऑडिट पढ़ना है 139 से 148 पढ़ना है तो ये पढ़ लो, तुमको जो है कारो पढ़ना है तो ये क्वेश्चन देख लो। तो समझ रहे हो ना, एक प्रॉपर बाइफरकेशन था, उधर वो बाइफरकेशन है नहीं। और सिंस वीडियो में हम जो है वो पर्टिकुलर वो वाली स्कैनर ही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो लेटेस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो फिर लगा कि एक बार कारो करना पड़ेगा, कारो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा कि हमसे फिर वो क्वेश्चन बनेंगे इन द सेंस कि वो आप क्वेश्चन रिलेट कर पाओगे। तो पर्टिकुलर कारो के रिस्पेक्ट में हम क्या है, देखो ये पर्टिकुलर PDF थी, ठीक है, और ये है नोट्स। ये PDF पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही तो मैं इसको इधर इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या होगा, हम PDF को भी एक बार रीड आउट करेंगे, ठीक है, फटाफट देखेंगे। इस PDF को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हम उसको फटाफट रीड आउट करेंगे इन द सेंस कि ये PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ये भी किसी फैकल्टी की PDF है, पर हो सकता है कि कुछ नए पॉइंट्स हमको दिख जाए तो हम इसको इधर इनकॉर्पोरेट कर ले, ठीक है। बेसिकली इसका जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी सिर्फ इस पर क्वेश्चंस की रहेगी क्योंकि हमने क्वेश्चंस के मुताबिक ये हमारी PDF को अपग्रेड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है वो कारो की पर्टिकुलर PDF है, किसी फैकल्टी की PDF को अपग्रेड कर दिया है एंड अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया है एंड इसमें सारे क्वेश्चंस कवर है, ठीक है। तो एक तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लें फिर बाद में क्वेश्चन कर लें, या तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन कर लें बाद में डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। बट मेरा मानना इधर ऐसा है कि इस वीडियो में सिर्फ हम PDF को रीड आउट करेंगे, वो भी ये वाली, ठीक है। मैं इधर समझाने के पर्पज़ से नहीं जाऊँगा ज़्यादा। और PDF को पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चंस Q&A की सीरीज़ तो होगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर एक पर्टिकुलर एक फुल फ्लेज फिर इस पर रिवीजन वीडियो आएगा क्योंकि जब सारी की सारी चीज़ें इसकी इधर इनकॉर्पोरेट कर ली होगी हमने, देन उसके बाद एक फुल फ्लेज रिवीजन वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ हम इसके ही बारे में बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हमने इधर ही लिख के रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम इस पर्टिकुलर PDF को देख लेते हैं, ठीक है। इस PDF का पर्टिकुलर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जिसमें कारो 2016, ऑल अबाउट कारो ये सब दे के रखा है, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम कारो, ये सब फालतू के पॉइंट्स, ये सब मतलब जो भी पॉइंट्स दे के रखे, ऑडिट एरियाज अंडर कारो ये सब दे के रखा है। फिर सैम्पल ऑडिट रिपोर्ट, हमको ये नहीं देखना है कि ये सैम्पल ऑडिट रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जब सैम्पल ऑडिट वो केस स्टडीज़ है कारो पे, ठीक है, हम वो देख लेंगे। और ये हमने देख लिया, देन हम ये स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये सारे चार्ट वार्ट रहने दो, ठीक है। ये चार्ट हमारे तो किसी काम की नहीं है क्योंकि हम तो इससे ही पढ़ेंगे। इन्होंने क्या करके रखा है कि इन्होंने बाकायदा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का सैम्पल रिपोर्ट है, उसके बाद जो भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में समझाया है उसको उन्होंने बाकायदा इस तरीके से समझा दिया, ठीक है। बट हमको इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हमारी शीट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कायदे से वो रिपोर्ट वाला जो है वो सारी रिपोर्ट के हटा देता हूँ मैं। जो सैम्पल रिपोर्ट है सबसे पहले वो तो कैंसिल करो, वो तो हम नहीं पढ़ने वाले। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर कन्फर्म करी और पावर कन्फर्म करी 143(11) से, ठीक है, और कारो इशू करा है। तो 143(11) से कारो इशू हुआ है। द ऑर्डर कंटेंट मैटर्स, ठीक है, इसमें ये मैटर्स कवर है जिस पर जो ऑडिटर है, ठीक है, उन जिनको स्टेटमेंट करना है। तो ऑडिटर हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इनको उन मैटर्स के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो उसमें कुछ मैटर्स है जिसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर स्टेटमेंट देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये जो कारो है ये एक तरीके से डायरेक्शन है टू ऑडिटर कि ऑडिटर को सर्टेन मैटर्स है, ऑडिटर उस पर स्टेटमेंट देगा, तो एक डायरेक्शन टू ऑडिटर है, ये कंपनीज पर डायरेक्शन नहीं है।
और ये इफ रिपोर्ट इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 या उसके बाद से इधर आ गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 143(11) के तहत जो है पावर कन्फर्ट करी और कारो लेकर आए। तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हमने इधर लिख ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 143(11) से पावर एक्सरसाइज करी और कारो इशू करा। उसमें कुछ मैटर्स है जिस पे ऑडिटर को अपने स्टेटमेंट देने हैं, एंड कारो एक तरीके से ऑडिटर को डायरेक्शन है, कंपनी को नहीं है। तो 143(11) से पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑर्डर इशू करे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतना कुछ इसमें खास नहीं है। कारो है फाइनेंशियल या प्रोप्राइटरी ऑडिट। देखा जाए तो ऑडिटर जो है वो सिर्फ कंसर्न होता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कंसर्न फिनेंशियल स्टेटमेंट से रहता है यार, कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो। पर कारो के थ्रू ऑडिटर को कुछ अदर मैटर्स पे भी रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट ऑन वेरियस अदर मैटर, ठीक है। और ये प्रोप्राइटरी इन नेचर होते हैं। वो ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे, पर वो प्रोप्राइटरी इन नेचर है। तो ये मैटर्स जो है ये मे बी प्रोप्राइटरी इन नेचर, मैटर्स विच आर प्रोप्राइटरी इन नेचर, ठीक है। एंड जो है मे नॉट नेसेसरीली अफेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करें। तो एक तरीके से जो मैटर्स है ये मैटर्स प्रोप्राइटरी मैटर्स है विच मे और मे नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट ये है कि 143 सबसेक्शन 3 में भी हमने कुछ मैटर्स देखे तो जिसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को कमेंट करना है। तो ये जो कारो है इज़ इन एडिशन सप्लीमेंटल टू एग्जिस्टिंग प्रोविजन 143, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसा है कि वो सप्लीमेंटल है। अब पॉइंट ये है कि 3CD में जैसे चेकलिस्ट होती है जिस पे अपन रिपोर्ट करते हैं, कारो में भी एक तरीके से चेकलिस्ट है क्या, मतलब कि कारो एक तरीके से चेकलिस्ट है क्या? जैसे 3CD अपना सर्टिफिकेट होता है तो क्या कारो सर्टिफिकेट है? तो देखो कारो रिपोर्ट है, जो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऑडिटर इज़ एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट टेस्ट चेक ओनली दो बीइंग अ स्पेसिफाइड ऑर्डर द सैम्पल साइज एंड वुड बी लार्जर देन यूजुअल। तो क्या लगेगा, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट टेस्ट चेक ओनली दो बीइंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर अ सैम्पल साइज। तब यूजुअल जो है अपना सैम्पल साइज उससे ज़्यादा सैम्पल साइज लेकर भी जो है आप उसको चेक कर सकते हो। तो कारो रिपोर्ट है एंड ऑडिटर इज़ एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट अ टेस्ट चेक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये भी है कि रिपोर्ट टू कंपलसरी मेंशन। देखो अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशू करी, ठीक है, जिसे मैटर के रिस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट इशू कर रहा है, तो ऑडिटर रिपोर्ट टू कंपलसरी मेंशन ऑल पॉइंट्स इन कारो वेदर कमेंट्स आर एफर्मेटिव, क्वालिफिकेटरी, एक्सप्लेनेटरी और द क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल हो या नॉट एप्लीकेबल हो, एप्लीकेबल में भी एफर्मेटिव हो, क्वालिफिकेटरी हो, एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है। तो कंपलसरी रिपोर्टिंग हो गए सारे पॉइंट्स की। फिर आता है पॉइंट, द रिपोर्ट गिवन इज़ नॉट जस्ट ऑन द ईयर एंड। ये जो रिपोर्ट है सिर्फ ईयर एंड की बात नहीं करता, ठीक है, वो पूरे ईयर की बात करता है। देयर बाय जो कारो के प्रोविजंस है आर नॉट टू बी जस्ट चेक एट ईयर एंड बट फॉर होल ईयर। मतलब कि ये ईयर एंड की रिपोर्ट नहीं है, पूरे साल की रिपोर्ट है। तो समझ लो ये इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स है जो जानना जरूरी है कि ये जैसे ईयर एंड की रिपोर्ट नहीं है, पूरे साल की रिपोर्ट है, तो आपको जो है कंप्लायंस देखना पूरे साल, ठीक है। अब देखो ऑडिटर कमेंट करता है कारो पे, ठीक है, वो रिपोर्ट का पार्ट रहता है। तो बोर्ड विल बी बाउंड टू गिव डायरेक्टर रिपोर्ट अंडर 134 द फुलेस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनी एडवर्स कमेंट इन द रिपोर्ट। तो कमेंट करता है इन द टर्म्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और फॉर्म पार्ट ऑफ हिज रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट का ये पार्ट है। तो इन केस कभी, अब देखो अभी अपन ने बोर्ड रिपोर्ट में क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर रिपोर्ट में जिम्मेदारी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे इन रिगार्डिंग टू द एडवर्स कमेंट, ठीक है, इन रिगार्डिंग टू दी एडवर्स कमेंट इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब जब ऑडिटर्स रिपोर्ट का ही पार्ट है तो इसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे। तो ठीक है, हमने ये भी पॉइंट लिख लिया कि जो कारो है वो तो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, वो तो सबको पता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाउंड है टू गिव इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इन रिगार्डिंग एडवर्स कमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट में अगर कारो भी पार्ट है तो उसके अंदर भी कुछ एडवर्स कमेंट रहेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, राइट। और पॉइंट ये है कि हमने यही बोला था स्टार्टिंग में कि कारो एक डायरेक्शन है ऑडिटर को, ठीक है, कारो एक तरीके से डायरेक्शन है। तो कल को आपको कुछ लगा सही है और बाद में कुछ गलत निकलता है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर तो वैसे भी एक तरीके से डायरेक्शन है, ऑडिटर पे कोई कंपनी के ऊपर तो है नहीं, तो ऐसा है कि इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। और 1 सेकेंड, पॉइंट ये है कि अगर आपने कारो का कंप्लायंस नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। बट अगर आपको कारो में कुछ गलत दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो ऐसे केस में आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई करोगे।
बाद में बात आती है अप्लीकेबिलिटी की। तो ठीक है, देखो अप्लीकेबिलिटी तो इसमें भी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि एप्लीकेबिलिटी के बाद इन्होंने इंटरप्रिटेशन बताया। तो चलो ठीक है, एक बार हम एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो हम इसमें जो दिए हुए इंटरप्रिटेशन से उसको मीटअप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। हम इधर सिर्फ PDF पढ़ रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि कारो का रिवीजन है। कारो का रिवीजन तब स्टार्ट होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक तरीके से ये Q&A सीरीज़ होगी। तो देखो एप्लीकेबिलिटी में तो यही देख रखा है कि सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, पर बायोस्कोप पे एप्लीकेबल नहीं है। B से है बैंकिंग, I से है इंश्योरेंस और P से है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये हो गया बायो, ठीक है। अब बायो में ठीक है बैंकिंग, इंश्योरेंस और O से, मैं पहले O से OPC बोल देता हूँ, ठीक है। तो O से हो गया OPC, ठीक है। स्कोप S से हो गया स्मॉल कंपनी, ठीक है। फिर स्कोप CO, ठीक है, तो वो होगी कंपनी जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है। फिर P से है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1-1-10 देखा जाता है। तो 1-1-10 क्या है? पेड अप कैपिटल और रिजर्व 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ तक, ठीक है। तो 1-1-10 देखा जाता है ना। तो PBT, B से है अपना बोरोइंग 1 करोड़ और T से टर्नओवर 10 करोड़। पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ें देखी जाती है वो एट दी एंड देखा जाता है, पर बोरोइंग जो है एनी टाइम देखा जाएगा। यूजुअली अगर आप देखो ऑडिट कमेटी में भी जैसे कि 10, 50, 100 की लिमिट होती है, तो उसमें एक्सीडिंग 50 हम ईयर एंड पे देखते हैं, पर जो बोरिंग है इधर एनी टाइम देखा जाता है, ठीक है। तो 1-1-10 में आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व बोला मैंने, तो ठीक है, पेड अप कैपिटल और रिजर्व बोला तो समझो अगर पेड अप कैपिटल और रिजर्व 1 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, और टोटल बोरोइंग 1 करोड़ या उससे कम है, टोटल टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है, ठीक है। तो समझो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आपको कारो नहीं लगेगा, मतलब एक भी ऊपर चले गया तो कारो लग जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी, ऑब्वियस सी बात है वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाती है। जब वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाती है तो वैसे भी वो प्राइवेट कंपनी रहती ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सारी कंपनीज पे लगता है, फॉरेन कंपनीज पे भी लगता है और कुछ एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अब चिट फंड कंपनी पे लगता है क्या? तो हाँ, चिट फंड पे भी लगता है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। तो याद रखना बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इन्वेस्टमेंट कंपनी, चिट फंड, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, फॉरेन कंपनी सब पे लगता है। तो देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC इन पे लगता है, ठीक है। मैं अभी बोल देता हूँ, चिट फंड, म्यूचुअल फंड इन सब पे भी लगता है, ठीक है। तो चिट फंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, निधि कंपनी, इनमें भी लगता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी इधर इंकॉर्पोरेट कर लो कि म्यूचुअल कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, चिट फंड कंपनी, ठीक है, और हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी, निधि कंपनी, इनमें भी लगता है। चलो अब क्या लिखा हुआ है कि विल द ऑर्डर अप्लाई ऑन NBFC विच हैज़ कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ बैंक। ओ माय गॉड, NBFC जिसने अपने आप को बैंक में कन्वर्ट कर लिया। तो NBFC ने अपने आप को बैंक में कन्वर्ट करा, तो क्या अपन ये सोचे कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो तो NBFC थी तो लग जाएगा, या ऐसा सोचे कि वो बैंक हो चुकी है ईयर एंड पे तो हम ये ईयर एंड की पोजीशन देखेंगे। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये हम बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं, ठीक है, एज ऑन नहीं देखते। ये सब हम जो है बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं कि बैलेंस शीट डेट पे पोजीशन क्या है, राइट। तो समझ रहे हो, ये PDF उन मामलों में अच्छी है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हमको एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन एंड आंसर तो हम इससे ही देखेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो, हमने क्या इधर लिख दिया कि ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। अब ये कंपनीज की पोजीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट देखी जाएगी कि बैलेंस शीट डेट पे ये क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से कारो की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है देखी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी की बात हो गई। गवर्नमेंट कंपनी की बात होती है तो देखो गवर्नमेंट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस में कवर तो है नहीं, राइट। और अब क्या ब्रांच ऑडिट पे भी एप्लीकेबल है कि ब्रांच ऑडिट पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्रांच ऑडिटर की वही ड्यूटीज़ रहती है जो कंपनी ऑडिटर की रहती है। तो कंपनी ऑडिटर की पहली ड्यूटी यही है कि कारो उसको जो है कारो पे रिपोर्ट करना है। देयर इज देयरफॉर नेसेसरी दैट द रिपोर्ट सबमिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर, तो जब वो ब्रांच को ऑडिट कर रहा है, ठीक है, कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द मैटर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेप्ट वेदर कंपनी इज एग्जाम फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो जब एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो बात अलग है। अब पॉइंट क्या आता है कि क्या कारो एप्लीकेबल है टू द ऑडिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल है क्या? तो नो, एज अ सेम इज़ नॉट अ कंपनी, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। और जो अगर बात करें कारो है, वो सारी कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है, बॉडी कॉर्पोरेट पे नहीं। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने जो है लर्निंग ली इसमें से, वो सारी की सारी इधर हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। ठीक है, ये 7 पेज की PDF है, पर इसमें बहुत सारा कंटेंट है समझने के लिए, राइट। ठीक है, ये एग्जाम्शंस की हमने बात कर ली, एग्जाम्शंस। ठीक है, एग्जाम्शंस टू प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी मतलब वही एग्जाम्शन तभी होगा जब वो 1-1-10 देखा जाएगा। और 1-1-10 क्या है? पेड अप कैपिटल बोला है, पेड अप शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियसली बात है दोनों आएंगे, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, और लेस देन इक्वल टू 1। और बोरोइंग्स आती है। अब बोरोइंग्स आप कोई सी भी लो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, लेस देन इक्वल टू 1, और टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 10, तब जाके एग्जाम्शन होता है। अब इसका भी कुछ इंटरप्रिटेशन इन्होंने निकाला है, चलो ठीक है देख लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपने एग्जाम करके रखा हुआ है। अब समझो, पहले हम बात करें पेड अप शेयर कैपिटल की, तो पेड अप शेयर में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। ठीक है, तो यही है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो इन्होंने और ऐड करा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर इशू करके रखा हुआ है पर कैश नहीं लिया, अदर देन कैश, बोनस शेयर सभी आएंगे। और इन्होंने इनफैक्ट पेड अप शेयर कैपिटल का तो मतलब ही निकाल दिया, जिसमें शेयर वारंट माइनस हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब कुछ एडवांस में मिला या कुछ कॉल्स इन अरियर है वो माइनस हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट वो माइनस हो जाएगा। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल का पूरा डेफिनेशन इन्होंने पकड़ा दिया इधर। तो इस तरीके से जो है हम बाकायदा पेड अप शेयर कैपिटल की भी डेफिनेशन इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इधर हमारी लिखने में आ जाएगी। ओके, तो पेड अप शेयर कैपिटल तो हमने देख लिया, जहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। ठीक है, कैश नहीं भी आया फिर भी बोनस शेयर्स, तो ठीक है बोनस शेयर से तो हमको समझ में आ ही जाता है। एंड देन शेयर वारंट वो नहीं आता, कॉल्स इन एडवांस, हमने कुछ एडवांस में लेके रखा है वो नहीं आएगा। देखो बिना कैश इशू करे, बिना कैश के कुछ शेयर इशू कर रहे वो आ जाएगा, पर एडवांस में कुछ ले रहे तो वो नहीं आएगा। कुछ कॉल्स इन अरियर वो भी नहीं आएगा, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट वो भी नहीं आएगा। चलो, तो ये हो गया हमारा, राइट। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि हमने पेड अप कैपिटल के साथ हम रिजर्व एंड सरप्लस भी देखेंगे, राइट। अब देखो रही बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आते हैं। सी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देखो ये सब भी एक बार देख लेते हैं। हमने क्या लिखा रिजर्व में? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इसमें सब आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदर रिजर्व, स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व, ये सारे रिजर्व आ जाएंगे। इनफैक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, तो इसको इधर लिख लो। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम और DRR, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम DRR सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब सी, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PNL, ठीक है, PNL का क्रेडिट, ठीक है, डिस्क्लोजिंग अलोकेशन अप्रोप्रिएशन जो भी है, रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो रिजर्व, ये तो पहले पॉइंट आ गए सारे क्लासिफिकेशन के। दूसरा, रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड, कि अगर कुछ बोले ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ये पर्टिकुलर गुल्लक है, ये इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होगी, जैसे मुझसे शादी करोगे टाइप्स, तो वो फंड होता है। ठीक है, वो रिजर्व नहीं होता। ठीक है, तो देखो ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फंड होता है, ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंड, तो उसको रिजर्व में मत लेना। ये हमारी लर्निंग थी, ये हमने इसको इधर इनकॉर्पोरेट करा। कुछ एडिशनल पॉइंट उन्होंने रिजर्व में और डाले हैं कि बोथ कैपिटल और एज वेल एज रेवेन्यू वो सारे के सारे लेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लेंगे, क्रेडिट भी लेंगे, डेबिट भी लेंगे। तो डेबिट बैलेंस ऑफ PNL शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द फिगर रिजर्व एंड सरप्लस, रेवेन्यू एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस सॉरी, बट नॉट सेटल्ड ऑफ। तो ठीक है ना, PNL का डेबिट बैलेंस कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ नहीं होता, वो रिवेन्यू रिजर्व से ही होता है। ठीक है, रिवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो कंसिडर रिजर्व एंड सरप्लस, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग भी मान ही लो। ठीक है, तो सी ये लिखा हुआ है ESOP आउटस्टैंडिंग, मतलब समझ रहे हो ना कि ये भी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ESOP ये भी हमारी लर्निंग थी, हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि बोरोइंग,
ये हमने पीबीटी में पेड अप कैपिटल रिजर्व की हमने बात करी, पर जो है टोटल बोरोइंग आता है तो टोटल बोरोइंग में भी सारी बोरोइंग आएगी। देखो आप बैंक से लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, ठीक है, तो सारा आता है, तो सारी बोरोइंग आएगी, ठीक है। इनफैक्ट बिल परचेस और डिस्काउंट भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ गया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सच लोन शुड बी कंसीडर, ठीक है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट टू द एक्सटेंट सच फैसिलिटी हैव डिवॉल्व नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। तो जो कन्वर्टेड हुई है टू द फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी उसको कंसीडर किया जाता है एज आउटस्टैंडिंग लोन, नॉन फंड बेस को नहीं किया जाता। जो नॉन फंड बेस कन्वर्ट हुई है फंड बेस में वो लिया जाता है। तो आप समझ रहे हो बोरोइंग में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। खैर इस बोरोइंग के लिए रिपोर्टिंग अलग से पैरा 3 क्लॉज 8 में देके रखा है, ठीक है, वो तो चलो बात अलग है। पर बोरोइंग में जैसे हमने बात करी सारा क्रेडिट आता है, ठीक है, टर्म लोन, डिमांड लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, CCOD, बिल परचेस एंड डिस्काउंट याद रखना, ठीक है। नॉन फंड बेस्ड नहीं आता बस, राइट। तो देखो ये भी लर्निंग हमने जो है इधर इनकॉर्पोरेट कर ली कि जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ है, बिल डिस्काउंटिंग है, वो आ जाती है, पर वो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट नहीं आती, ठीक है। अब समझो टोटल रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू में बाकायदा ये पूरा बता के रखा है, ठीक है। टोटल रिवेन्यू 10 करोड़ देखा जाता है इधर टर्नओवर, ठीक है। अब इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रिवेन्यू रिसिप्ट जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये भी आता है, ठीक है, बट एक्सक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये भी अलग, ये हट जाता है, एक्सक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आता है। फिर फॉर सर्टेन द लिमिट ऑफ 10 करोड़ सेल्स टैक्स जो भी कलेक्ट करा है, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करा है, उसको नहीं लिया जाता, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप उसका क्रेडिट ले रहे हो तो वो अलग से नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा। कमीशन जो आपने थर्ड पार्टी को अलाउ करके रखा है वो डिडक्ट नहीं होगा। सेल्स रिटर्न डिडक्ट होगा, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आना चाहिए। तो इससे हमारा जो है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद मतलब, ठीक है, टैक्स का कंसिडरेशन इधर नहीं होगा। तो सेल्स रिटर्न डिडक्ट होगा फ्रॉम द फिगर ऑफ टर्नओवर इवन इफ रिटर्न आर फ्रॉम सेल मेड इन अर्लियर ईयर। तो भले ही वो जो रिटर्न है फ्रॉम द सेल मेड इन अर्लियर ईयर नेट, ठीक है, नेट रिवेन्यू रहेगा। या तो ऐसे लिख दो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी है आफ्टर रिड्यूसिंग टैक्स, आफ्टर रिड्यूसिंग, ठीक है, डिस्काउंट, राइट, रिटर्न। और ये इधर लिखा हुआ है कि सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब सी, तो आप देख रहे हो कि बाकायदा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसमें फिर सेल्स रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट और जो है रिकवरेबल टैक्सेस को एक्सक्लूड करना, क्योंकि रिकवरेबल टैक्सेस से अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक्सक्लूड करो। चलो ठीक है। अब एक और पीरियड इन रिलेशन टू विच द ऑडिटर शुड कमेंट और रिपोर्ट अपॉन द मैटर्स। तो जो मैटर है स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, ठीक है, तो पीरियड इन रिलेशन टू विच द ऑडिटर शुड कमेंट, तो किस पीरियड के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को कमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो जो मैटर कारों में दे के रखे तो किस पीरियड के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को कमेंट करना चाहिए, क्या ईयर एंड को देखते हुए या थ्रू आउट द ईयर। तो देखो ऐसा लिखा जाता है कि थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखा है, द बेटर व्यू इज टू बी कंसिडर दैट ऑडिटर इज रिपोर्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड compliance with the requirement of order should be judged with reference to whole accounting year and not merely with reference to the position। हम बैलेंस शीट डेट की पोजीशन को देखकर खुश नहीं होते, हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्रॉपर स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि नहीं है, प्रॉपर कंप्लायंस है कि नहीं है, ठीक है। हाउएवर इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू मेक एन अनफेवरेबल कमेंट, कि हमको अनफेवरेबल बुरे कमेंट करने कि नहीं करने, ऑडिटर को ये भी कंसीडर करना चाहिए व्हाट डेट्रीमेंटल इफेक्ट इन सब्सटेंस, ठीक है। तो कितना डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, कितना बड़ा इफेक्ट है, उसके हिसाब से हम कमेंट करते हैं। अब पॉइंट ये है कि कारों के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जो है मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कि उधर ऑडिटर के खुद के जजमेंट इधर यूज़ हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है, कुछ सब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव जजमेंट भी होते हैं, ठीक है। अब वो कुछ और पॉइंट्स है कि फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कारो, ठीक है। तो एग्जाम्प्ट अभी होगी जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इन द सेंस कि वो जो 1-1-10 है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब कि 1 करोड़ या उससे नीचे, 1 करोड़ या उससे नीचे बोरिंग, और फिर जो है टर्नओवर, राइट,
टर्नओवर भी जो है वो 10 करोड़ या उससे नीचे हो, ठीक है। वो कारों की एप्लीकेबिलिटी हर साल देखी जाती है। अब सपोज़ करो कि कोई सी कंपनी स्मॉल कंपनी है, पर वो जो है प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर वो स्मॉल कंपनी है, तो ठीक है वो भी एग्जाम्प्ट होगा। ये स्मॉल कंपनी तो है ना, वो भले वो स्मॉल पब्लिक हो प्राइवेट हो। तो देखो कुछ 2 पॉइंट जो और अच्छे थे ये थे कि कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट होता है कारों में तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय द रीज़न, विद रीज़न। ऐसा नहीं कि नेगेटिव कमेंट करके आगे बढ़ गए। और इसके जो क्वालिफिकेशन, वो जो कारों की क्वालिफिकेशन है, कारों की क्वालिफिकेशन वो मे और मे नॉट रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट, ठीक है। तो कारों के क्वालिफिकेशन, वो कारों के मैटर्स में कुछ गड़बड़ दिख रही तो वो क्वालिफिकेशन उधर है। इसका तो ये नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे, तो मे और मे नॉट रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन। देखो ये कितनी लर्निंग थी, ये अच्छी खासी लर्निंग हमने जो है यहाँ से गैदर करी। बाकी जो है सारे के सारे वो पॉइंट्स है 16-17 जो भी है, तो इतना कुछ खास है नहीं। अब जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स चालू होंगे, ठीक है। तो सी अभी हमने सिर्फ कारों की अंडरस्टैंडिंग करी है। अभी मैंने 16 क्लॉज कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ कारों की एप्लीकेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी तो मेरे को वो बताना ज़रूरी हो गया था। कुछ देखो अब जैसे कि कुछ केस स्टडीज़ है ये, ठीक है। तो जो केस स्टडीज़ भी है कायदे से वो मैं आपको पॉइंट्स के साथ ही बताऊँगा, ठीक है। फिर केस स्टडीज़ के बाद ये सब चार्ट वार्ट है, जैसा कुछ अपने लिए वो इतना रेलेवेंट है नहीं, ठीक है। ये सारे चार्ट वार्ट हमको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अब समझाने का भी ऐसा रहेगा कि मैं हर एक क्लॉज आपको नहीं बताऊंगा कि मैं हर एक क्लॉज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। सी इधर हम सबसे पहले Q&A की सीरीज़ करेंगे। तो इधर जो हमारा पॉइंट है, हमारा पर्पज़ यही है कि हमको Q&A करना है, हमको क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आंसर चलेंगे तो जिस क्लॉज पे क्वेश्चन होगा उस क्लॉज के बारे में रेलेवेंट जानकारी बताते हुए उस क्लॉज के क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद जब हमारे पास एक पर्टिकुलर PDF प्रॉपर बन जाएगी, देन हम जो है पूरा का पूरा उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो ना स्टार्ट करते केस स्टडी से। ABC प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है XYZ लिमिटेड की। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक की होल्डिंग है, तो फिर भी वो पब्लिक ही हुई, तो डीम पब्लिक है तो क्या लगेगा, तो हाँ लगेगा, तो कारो एप्लीकेबल है। फिज़िकल वेरिफिकेशन 50% का, ठीक है, वो भी वैल्यूज़ में, ठीक है। इन्वेंट्री का करा कंपनी ने, बैलेंस 50% नेक्स्ट ईयर में करा। वो बोला कि टाइम कम था, रिसोर्सेज कम थे, सिर्फ 50% का ही करा। तो देखो कारों में इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में सेकेंड पॉइंट है, और हमको रिपोर्ट ये करना पड़ता है कि क्या फिज़िकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का रेगुलर इंटरवल पे होता है कि नहीं होता है। अब रेगुलर इंटरवल में ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम वेरीफाई करे ऑल मटेरियल आइटम साल में एक बार। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि वेदर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन डन एट रेगुलर इंटरवल, एंड रेगुलर इंटरवल पे वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेरीफाई करो साल में एक बार। तो इधर तो जो वेरिफिकेशन है वो रेगुलर इंटरवल पे हुआ ही नहीं, राइट। तो अगर नहीं हुआ है तो कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। पर ठीक है इधर नहीं हुआ, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। तो ये क्लॉज 2 बोलता है, ठीक है, अब समझो, ठीक है। तो क्लॉज 2 बोलता था अब के लिमिटेड हैज़ टेकन अ टर्म लोन, उसने टर्म लोन लिया नेशनलाइज बैंक से 2010 में लिया, 200 लाख का लिया और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 40 की। तो रीपे तो करा 11-12 का, बट डिफ़ॉल्ट करा 13-14-15 में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज्यूमिंग डैट कंपनी हैज़ सॉट, कि कंपनी ने रीशेड्यूलमेंट का बोला है। सी लोन की बात हमारी होती है क्लॉज 8 में, तो आप आ जाओ क्लॉज 8 में, राइट। चलो रीपेमेंट ऑफ लोन। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपने लोन के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बताओ कितना करा है और पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट बताओ। इनफैक्ट इसमें लोन जो है अगर आप किसी पर्सन से, मतलब अगर आप डिबेंचर इशू करके डिबेंचर के थ्रू पैसा रेस करो, वो भी एक तरीके से लोन ही हुआ, वो भी आता है इधर। तो अमाउंट ऑफ पीरियड बताओ, ठीक है। और इनफैक्ट अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट से आपने लोन लिया है तो ऐसे केस में तो आपको लेंडर वाइज डिटेल भी बतानी पड़ेगी कि देखो इन से हमने लिया था और इनका अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट है और पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट है, ये लेंडर वाइज पूरी डिटेल हो गई। इधर लिया है नेशनलाइज बैंक से, ठीक है। तो देखो इधर तो ये है कि डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़, ठीक है, आपने जो है लोन लिया और उसको पे करने में डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रीशेड्यूलमेंट को भी डिफ़ॉल्ट मानते हो, ये भी हमने इधर लिखा हुआ है। रीशेड्यूलमेंट जो है और रीस्ट्रक्चरिंग जो है इसका मतलब भी डिफ़ॉल्ट ही है।
चलो अगला जो आता है, अब देखो 8 है, लोन लिया तो लोन का रीपेमेंट, तो पैसा लेना लोन से, और पैसा हम वैसे भी ले सकते हैं कि हमने IPO के थ्रू पैसा रेज करा, पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा रेज करा, तो उसका भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो देखो एक टर्म लोन ऑब्टेन करा बैंक से एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पर डिले हो गया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर दिया टेम्पररीली। तो ऑब्वियसली बात है कि डिले हो रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो डिपॉजिट कर दिया शॉर्ट टर्म। अब समझो जो 9th वाला पॉइंट है, 9th वाले पॉइंट में IPO और फर्दर पब्लिक ऑफर ही आपको नज़र आता है, पर इधर जो है टर्म लोन का भी सीन है। तो टर्म लोन अगर आपने लिया है तो यूटिलाइजेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, पर्पसफुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो डिटेल्स दो, ठीक है, डिटेल्स दो आप उसकी। तो ये लिखा हुआ है कि IPO के थ्रू, पब्लिक ऑफर के थ्रू, टर्म लोन के थ्रू जो है यूज़ करें, तो आप उसका पर्पसफुली अप्लाई करो। तो अगर आपने जो है, हो सकता है कि आपने डिले कर दिया हो सकता है कि आपने डिफ़ॉल्ट ही करा, आपने तो नहीं कर रहे हो आप। तो अगर आपने डिले करा हो तो उसको डिले करा हो तो आपने उसको सब्सिक्वेंट रेक्टिफाई करा है, तो आप ये सब चीज़ें बताओ कि इतने पीरियड का डिले था, तो हमने इसको दूसरे पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लिया, फिर हमने जो है वापस से सही कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि आपने टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट का ही किया था, ठीक है। तो ऐसे केस में एक पर्टिकुलर पर्पज़ को यूज़ करने में आप डिले हो गए, तो वो डिले कितना का था और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट, सॉरी डिले, और ठीक है, और पीरियड ऑफ डिले ये भी लिख दो कि सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन अगर आपने कब तक किया। फिर लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग एग्जम्पशन फ्रॉम कारो व्हाट काइंड ऑफ लोन टू बी कंसीडर। अब लोन की बात कर रहे हैं तो एग्जम्पशन, अवेलिंग एग्जम्पशन में वो कारो से एग्जम्पशन चाहिए, तो कारो से एग्जम्पशन चाहिए, तो वो लोन वाली बातें प्राइवेट कंपनी में होती थी कि बोरोइंग 1 करोड़ या उससे कम हो, वो भी एनी टाइम देखा जाता है। ऐसा कैसा सारी बोरोइंग ही कवर थी उसमें, ऐसा भी नहीं था, अनसिक्योर्ड लोन भी कवर थे उसमें। पॉइंट ये आता है कि नॉन फंड बेस्ड जो लिमिट थी वो नहीं आता था, तो लिखा है नॉन फंड बेस्ड, ठीक है, वो नहीं आता, जैसे LCBG। फिर ये बोल रहे हैं कि कारो एप्लीकेबल है टू द ऑडिटर ऑफ कंसल्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखो इधर तो लिखा हुआ है, और यूजुअली ये अपन ने कहीं पढ़ा नहीं है, ये तो मुझे भी नया क्वेश्चन नहीं लग रहा है, पर लिखा है इसमें ऑर्डर शेल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ CFS। तो ये कुछ नया है, ये कुछ अच्छा पॉइंट है कि कारो जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन CFS नहीं लगता, ठीक है। शुड ऑडिटर एग्जामिन दी कॉस्ट रिकॉर्ड, क्या उसको कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जामिन करना है, क्योंकि देखो जो छठा, ठीक है, छठा क्लॉज आता है ना, ठीक है, छठा क्लॉज क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल के रखा है टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा है, तो क्या वो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेड और मेंटेन कराया गया कि नहीं कराया गया। देखो रिकॉर्ड बनाने को बोला तो तुमने रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया, सिंपल सी बात। उन्होंने तुमको रिकॉर्ड बनाने को बोला तो तुम चुपचाप से रिकॉर्ड बनाओ, तुमने रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि वो रिकॉर्ड्स उन्होंने वो बनाया कि नहीं बनाया, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया, राइट। और बाकायदा जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया वो सही बनाया कि भी नहीं बनाया, ठीक है। तो ऐसे कैसे हमको कोई डिटेल एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो अगर उन्होंने बनाया भी है तो हमको सिर्फ एक जनरल रिव्यू करना है तो इंश्योर डैट रिकॉर्ड जो है वो मेड और मेंटेन है कि नहीं। तो हमको एक तरीके से सिर्फ जनरल रिव्यू करना है, कोई हमको डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करना है, ठीक है, ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कि वेदर टू इंश्योर डैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड वर मेड और मेंटेन्ड और नॉट। मतलब हमको सिर्फ ऊपर से देखना है कि हमको डिटेल में एग्जामिनेशन नहीं करना है कि वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड वर प्रॉपर्ली मेड और मेंटेन एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। चलो सबसे पहले सेंट्रल कारो इशूड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 146 सब सेक्शन 11, ये अपन ने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से पावर मिली है, ठीक है। तो कारो इशूड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 146 सब सेक्शन 11 फॉर इंक्लूजन ऑफ मैटर स्पेसिफाइड देयर इन, कि आप जो वो मैटर है ना, ठीक है, जो कारो में है तो इंक्लूड करो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और उसको ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लाई, ऑडिटर को कंप्लाई करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंप्लाई करना है एवरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारो को इंक्लूड करना है, ये बोला गया है 146 सबसेक्शन 11 में, ठीक है। कारो एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी आर आउटसाइड, तो एक्सेप्ट आउटसाइड द परव्यू, एक्सेप्ट आउटसाइड द परव्यू, एक्सेप्ट मतलब ये इंक्लूजन की बात करें तो देखो बायोस्कोप तो आउटसाइड ही है, तो इसमें प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग और सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, तो वो तो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, इसलिए वो इनसाइड है। ऑडिटर्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर कंपनी जो है रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, क्या उनको
RBI से रजिस्ट्रेशन करवाना है, RBI के सेक्शन 45 IA के तहत, ये लास्ट क्लॉज है जो है 16वां। अभी क्लॉज 1 से पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लॉज 1 है फिक्स एसेट का, उसका सी पूछ रहे हैं। तो सी ये पूछ रहे हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, देखो फिक्स एसेट नहीं बोला है, क्लॉज 1 हमारा फिक्स एसेट का होता है। अब फिक्स एसेट मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड क्या कंपनी के नाम पे है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है, तो कारण हो सकता है ना, ये आपने ट्रांसफ़र कर दी हो अमेलगमेशन में, ठीक है। तो ऑडिटर शुड कैरी आउट डिटेल्ड एग्जामिनेशन, अगर जो है कंपनी के नाम पे नहीं है तो डिटेल एग्जामिनेशन करो, ठीक है, कि प्रॉपर्टी हो के भी वो कंपनी के नाम पे नहीं है तो क्या वो ट्रांसफ़र कर दी क्या अमेलगमेशन के दौरान, या गिरवी रख दिया है, ठीक है, या तो मॉर्गेज कर दिया है, ठीक है, या लॉस्ट हो गया है, राइट। तो ये सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड है, ठीक है, ये उसके लिए है। लल्लू लिमिटेड ने प्रोवाइड हैज़ ऑब्टेन टर्म लोन, देखो टर्म लोन ऑब्टेन करा है टर्म लोन, और रीपेमेंट होगा तो 8 लग जाता है। और देखो डिले टेम्परेरी इन्वेस्ट किया है, ये क्लॉज 8 आ जाएगा। फिर आता है कि इन्वेंट्री का सेकेंड क्लॉज है। फिर बोला है कि क्लॉज 15 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो, क्लॉज 15 राइट, 15 होता है हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन का। तो पहले नॉन कैश ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ख़त्म करो। देखो आखिर के 6 क्लॉज ऐसे होते हैं MNR PNR, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, N से है निधि कंपनी का, ठीक है, फिर R से है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फिर P से है प्राइवेट प्लेसमेंट, N से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, और R से है RBI, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं क्विकली आपको मैं बता दूँ कि इस पर क्लॉजेस है। तो आखिर के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 से 16 नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो 10वां क्या है, 10वां अपना फ्रॉड का है, जो बहुत ही फेमस है, ऐसे 240 में भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रॉड दिखा, देखो ये फ्रॉड। फिर MNR PNR 11वां है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिख गया अपने को। फिर आता है रिलेटेड पार्टी, ठीक है, MNR 11, 12, 13, ये आ गया 13। फिर ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन है तो 8 आ जाएगा, राइट। डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन, इसमें डिवेंचर होल्डर्स भी कवर है, राइट। अरुण जेटली ने अपने डिपॉजिट नहीं करे GST ड्यूज़, तो 6 अपना कॉस्ट रिकॉर्ड का है, 7 अपना GST ड्यूज़ का है। तो एक बार देख लेते हैं, हाँ देखो 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का है, 7 हमारा। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को भी पे करना है और लोन को भी रिपे करना है, इसलिए 7, 8 अपना लोन 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का पेमेंट है और 8 अपना लोन का पेमेंट है। कॉस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड अपना 6, ठीक है। और जो है IPO FPO, तो एक तो होता है देखो लोन का रिपेमेंट, और 9 का होता है लोन का यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो IPO FPO के साथ टर्म लोन भी इंक्लूड है, वो है अपना क्लॉज 9, ठीक है, क्लाउड 9 नहीं क्लॉज 9। तो ये तो चलो हमारे हो गए MCQs, ठीक है। तो देखो हमारे पास 45 से लेके 47 तक के क्वेश्चन है, 45 to 47। तो हम जो है इसको हम करने वाले हैं, क्वेश्चन के लिए जो क्लॉज लगेगा वो क्लॉज का हम ब्रीफ में हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो है क्वेश्चन करेंगे, लर्निंग होगी तो लर्निंग हम इसको जो है नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है पब्लिक लिमिटेड की, तो कारो लगेगा, ठीक है, डिम पब्लिक कंपनी हो गई इसलिए, ठीक है, आप समझो। तो वो वाली प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता है, तो प्राइवेट कंपनी का वो क्राइटेरिया बता देंगे PBT वाला, ठीक है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, फिर बोरोइंग और टर्नओवर। तो उस ये तीनों लिमिट, तीनों पॉइंट्स अगर पर्टिकुलर लिमिट से कम है, 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक है, इस लिमिट या इस लिमिट से कम है तो कारो नहीं लगता। कोई सा भी 1 क्रॉस हुआ कारो लग जाएगा, और प्राइवेट कंपनी जो डीम्ड है तो उन पर तो लगेगा ही। चलो ये प्राइवेट लिमिटेड है, अब ध्यान देना, पेड अप कैपिटल लेस देन 50 लाख है, तो ये तो यहाँ से तो नहीं हो रहा। आउटस्टैंडिंग लोन, अच्छा बोरोइंग लोन लेना एक्सीडिंग 25 लाख है, इधर भी नहीं। देखो सेल 6 करोड़ की है बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 10 लाख और 95 1.05 लाख, तो ये भी नहीं हुआ कवर। तो एक तरीके 10 करोड़ ये भी कवर नहीं हुआ, तो कारो तो नहीं लगना चाहिए, कारो नॉट अप्लीकेबल। चलो आस्था प्राइवेट लिमिटेड ने फुल्ली पेड अप कैपिटल 140, देखो 1 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है। बोरोइंग जो है 15 लाख के वो कम है। टर्नओवर जो है नेट ऑफ GST, ठीक है, नेट ऑफ GST को नेट करके 475 है, तो ठीक है। टर्नओवर की भी लिमिट क्रॉस नहीं हुई, पेड अप कैपिटल की क्रॉस हो गई है, तो लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन मिलेंगे, हम जो है फटाफट करते हैं क्वेश्चन सारे। देखो अब ई-टेक प्राइवेट लिमिटेड ना आउटस्टैंडिंग लोन है
ठीक है। तो देखो 20 लाख के दर से 30 लाख के दर से, ठीक है। तो सबसे पहले कारों के दर एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि सॉरी एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि 1 करोड़ से तो कम ही है। तो इनने डिफ़ॉल्ट करा है रीपेमेंट में, तो अभी होल्ड करो, ठीक है। तो कारों तो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इनका रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट है। तो पहले तो आप लिस्ट ऑफ कंपनीज बताओ जिस पे कारों एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ वुड यू डील विद द कंपनी विद द गिवन सिचुएशन एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। कायदे से तो कारों नहीं लगता है ना इधर, तो हम क्यों करें। तो लिखा हुआ है कि कंटेंशन सही है, कोई हमको मतलब ही नहीं है। चलो, ए प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई को, ठीक है। ईयर एंडेड देखो 31 मार्च। लोन तो ड्यूरिंग द ईयर दिखते, बाकी पेड अप कैपिटल ये सब तो ईयर एंड पे दिखते हैं। तो 80 लाख, ठीक है। 80 लाख तो ये तो कम ही है। बोरो 60 लाख ईच, तो ये बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा। टर्नओवर भले ही कम है, नेट ऑफ एक्साइज भले ही कम है, पर इधर कारो लग जाएगा क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कारो लग गया, ठीक है। समझो इधर क्या लिखा हुआ है। हाँ, बोरिंग बड़ी है, ज़्यादा है, तो कारो लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी है, आउटस्टैंडिंग लोन 100 लाख से ज़्यादा है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है, कारो लग जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट करा है रीपेमेंट में, तो क्लॉज 8 भी लग जाएगा, ठीक है। तो पैरा 3 क्लॉज 8। अब पैरा 3 क्लॉज 8 क्या होता है, एक बार अपन इधर पढ़ लेते हैं। देखो, आप लोन लेते हो तो आपने कोई सा भी लोन लिया है, ठीक है। बैंक से लिया हो, पर्सन से लिया हो, ठीक है, गवर्नमेंट से लिया हो, तो लिखा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ड्यूज ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो अगर आपने जो लोन और बोरिंग ली है और अगर आपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करा है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर है। और अगर आपने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करा है, राइट, तो कितने टाइम से डिफ़ॉल्ट चल रहा है, कितने महीने से, कितने सालों से डिफ़ॉल्ट चल रहा है, ये पीरियड और कितने रुपए का डिफ़ॉल्ट है, ये बताओ। और पॉइंट ये आता है कि डिवेंचर होल्डर के अलावा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट आते हैं ना, तो बहुत सारे लोन से आपने लिया, बहुत सारे लोगों से आपने लिया होगा, तो आपको लेंडर वाइज डिटेल भी बतानी है, ठीक है। लेंडर वाइज डिटेल बताओ। तो देखो, बैंक हमारे फाइनेंशियल गॉड होते हैं। तो फिन मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल गॉड GO से गवर्नमेंट और D से डिवेंचर होल्डर, तो फाइनेंशियल गॉड। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डिवेंचर होल्डर्स, इनको अगर आपने ड्यूज़ में, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज़ में दिक्कत करी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट करा है इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़, तो आपको पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बताना पड़ेगा। लेंडर वाइज डिटेल भी बतानी पड़ेगी अगर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट है तो। देखो अगला, ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप कैपिटल लेस देन 1 करोड़, ठीक है, बढ़िया। कोई आउटस्टैंडिंग लोन है ही नहीं एक्सीडिंग 1 करोड़, और सेल 12 करोड़ है, बिफोर डिडक्टिंग 20 लाख और 1.9। तो डिडक्ट करो ना, डिडक्ट करने के बाद तो कम हो गया, पर सर्विस रेंडर कर रहे हैं 20 लाख की, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे केस में 10 करोड़ से ऊपर बात जा रही है। अब सिंस 10 करोड़ से ऊपर बात जा रही है तो अंतिम बात है कारो 1 मिनट, ये क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है जब 10.10 कवर हो गया है। तो अच्छा, कारो नॉट एप्लीकेबल इज़ नॉट करेक्ट, मतलब एप्लीकेबल है। हम बात कर चुके हैं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम जो है ऑपरेशन, सर्विसेज रेंडर्ड, इन सब से रेवेन्यू सब कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो, प्राइवेट लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल 55 है, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड कर लो, कैपिटल रिजर्व ऐड कर लो, तो 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया कवर। PNL का डेबिट बैलेंस 8 लाख है, तो PNL का डेबिट बैलेंस है तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसे केस में 1 करोड़ से तो कम नहीं हो जाएगा, तो कारो फिर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, राइट। चलो, अब जनता लिमिटेड, जनता प्राइवेट लिमिटेड, वो सब्सिडियरी है लिस्टेड एंटिटी की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है तो डीम पब्लिक कंपनी हो गई, ठीक है, तो कारो तो एप्लीकेबल है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव दैट जनता प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ये वो प्राइवेट कंपनी है जो सेटिस्फाई करती है सारी कंडीशन कारो की। 1 सेकेंड, रिपोर्टिंग अंडर कारो इज़ नॉट एप्लीकेबल, नहीं, रिपोर्टिंग अंडर कारो इज़ नॉट एप्लीकेबल, नहीं एप्लीकेबल तो है। मैनेजमेंट को लग रहा है कि कंपनी सेटिस्फाई करती है सारी कंडीशन, मतलब कि एग्जेम्पशन की कंडीशन सारी सेटिस्फाई करती है, तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो एग्जेम्पशन की कंडीशन तो कोई ऐसी सेटिस्फाई इसने करी नहीं है, और करी भी होती तो भी भाई ये सब्सिडियरी है ना पब्लिक कंपनी की, तो ये डीप पब्लिक कंपनी होगी, तो मैनेजमेंट का कंडीशन करेक्ट नहीं है, कारो तो लगेगा इसके ऊपर। चलो, एच प्राइवेट लिमिटेड जो स्मॉल कंपनी नहीं है, ठीक है, पर प्राइवेट कंपनी है। ओवरड्राफ्ट लिया है 2 बैंक से 40 लाख ईच, चला 80 लाख हो गया,
ठीक है, और अगेंस्ट द सिक्योरिटी, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, एंड अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब पॉइंट ये आता है कि अनसिक्योर्ड भी कवर है क्या, तो सिर्फ बोरोइंग्स बोल के रखा है, बोरोइंग में दोनों आता है, तो बोरोइंग बोल के रखा है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो अब उसमें अगर अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट भी तुमने लेकर रखा है तो वो भी कवर है, राइट। तो पेड अप कैपिटल, चलो ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गया 1 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल कम है और रेवेन्यू भी कम है, तो कारो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है, तो गलत है। कारो तो एप्लीकेबल है, तब देखो मैनेजमेंट का कंटेंशन सही नहीं है, कारो तो है एप्लीकेबल, कारो रिक्वायर्ड है, सी कारो रिक्वायर्ड है। प्राइवेट लिमिटेड है, नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी, वो सब्सिडियरी नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड है। पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस 50 लाख है, ठीक है, 1 करोड़ के नीचे। 80 लाख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, रिवेन्यू 8 करोड़ है, सब लिमिट में है, पर देखो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 3 करोड़ है, तो 10 के ऊपर हो गया, ये कारो एप्लीकेबल है। तो फुलफिल द कंडीशन ऑफ टोटल रिवेन्यू, कारो एप्लीकेबल है। अब देखो जो कंडीशंस होते हैं ना, वो कंडीशंस एग्जेम्पशन की कंडीशंस है, तो इधर बोल के रखा है कि फेल टू फुलफिल दी कंडीशंस, ठीक है। तो हमने को भले अगर आपने ये भी नहीं लिखा कि एग्जाम्पशन कंडीशन, बस आपको ये लिखना है कि जो बचने की कंडीशन है, फेल टू फुलफिल दी कंडीशन, तो उसलिए कारो लगेगा, ठीक है। तो फेल्ड, तो जो कंडीशन है वो एग्जाम्पशन की कंडीशन है, ये वो एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस नहीं है। तो कल को ऐसा मत बोल देना कि इट्स ही सेटिस्फाइड द रिवेन्यू कंडीशन हैंस कारो एप्लीकेबल। सी सेटिस्फाई नहीं करी रिवेन्यू की कंडीशन, कंडीशन नॉन एप्लीकेबिलिटी की है, ठीक है, रिवेन्यू उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करिए, ऐसा लिखो, नॉन एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है तो कारो लग गया। हमको ऐसा नहीं लिखना है कि फुलफिलमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करी, क्योंकि फुलफिलमेंट की कंडीशन सही नहीं, नॉन फुलफिलमेंट की कंडीशन है। फिर बोल कर रखा है कि प्राइवेट लिमिटेड है, वो लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी है, ठीक है, अब भले वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो भी है, पर ये बोल रहे प्राइवेट कंपनी है तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब बचने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो गलत है भैया, ये तो जो है एक तरीके से कारो तो एप्लीकेबल है, ठीक है। वन सेकेंड, इज अ सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया ना, 1 सेकेंड, ये तो लिस्टेड एंटिटी है ना, ठीक है, सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो मेरे को इससे क्या मतलब है कि कहाँ पे है वो। 1 सेकेंड, चलो समझते हैं। कारो जो है वो एग्जाम करता है प्राइवेट लिमिटेड को, जो नॉट बीइंग सब्सिडियरी और होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, मतलब एक तरीके से पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी है, तो ठीक है, तो उस पर कारो लगेगा। पर इधर ध्यान दो, वो होल्डिंग सब्सिडियरी है पर वो पब्लिक कंपनी की नहीं है, वो एक लिस्टेड एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की है, पब्लिक कंपनी इंडिया की होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर फिक्स फंस गया है कि वो पब्लिक कंपनी जो है वो इंडिया की होनी चाहिए, तब जाके उसको अपन बोलेंगे, ठीक है। कायदे से बात करें तो सारी कंपनी पे लगता है, फॉरेन कंपनी पे भी लगता है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी पे लगता है तो आपको लग रहा होगा कि यार अगर बाहर की भी लिस्टेड कंपनी है, अगर उसका भी अगर ठीक है अगर सब्सिडियरी है, तो ऐसे केस में जो है कारो लग जाना चाहिए, पर कारो इधर नहीं लग रहा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये हो गया है कि वो पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए जो है ये सब्सिडियरी होकर भी सब्सिडियरी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है, ठीक है। तो सिंस ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी ही नहीं है, तो ये डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं हुई, ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी ही है। अगर ये सेटिस्फाई करती है सारे कंडीशन तो कारो नहीं लगेगा। तो इसलिए पर्टिकुलर ये शीट को भी अमेंड कर दिया है, इधर हमने लिख दिया है होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी या सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो वो पब्लिक कंपनी के आगे हमने लिख दिया इंडिया की पब्लिक कंपनी है, ऐसा नहीं कि बाहर की, ठीक है, क्योंकि अगर बाहर की होल्डिंग निकले है ना, तो फिर जो है ठीक है ये बाहर की है, राइट। तो ऐसे केस में प्राइवेट कंपनी अगर वो बाहर की लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग है, तो वो प्राइवेट कंपनी कोई डीप पब्लिक कंपनी नहीं हो जाती, वो प्राइवेट कंपनी ही रहती है और एग्जम्पशंस के पूरे प्रोविज़न अप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हमने जो है कारो की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर अच्छे खासे हमने क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CTV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है मैटर्स जो है जिस तरीके से हमको कारो में जो है डिस्क्लोज करना है, मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन कारो, ये जो मैटर्स है पर्टिकुलर कारो में कैसे रिपोर्ट होंगे, ठीक है, और कैसे डिस्क्लोज होंगे ऑडिट रिपोर्ट में।